Hello everyone, welcome. I am Shalini Pandey, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर ना सिर्फ इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनको ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में माना जाता है। इनफैक्ट आप जानते होंगे जिसका थिएटर में, पोइट्री में या लिटरेचर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा उनका इम्पैक्ट है, ऐसा उनका प्रभाव है। इंग्लैंड की लिटरेरी पॉपुलैरिटी और सांस्कृतिक विरासत, जो कल्चरल हेरिटेज है, बहुत हद तक शेक्सपियर की शुक्रगुजार है, उसकी ग्रेटफुल है। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी माना जाता है। इन्हें बहुत सारे नाम दिए गए हैं प्यार से, बार्ड ऑफ हेवन, द बार्ड, द स्वैन ऑफ हेवन, इस तरह से। बार्ड मीन्स होता है पोएट, और एवन एक रिवर है जो कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन स्ट्रेटफोर्ड में है। स्ट्रेटफोर्ड वही गांव है जिसमें शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। तो वारविक शायर के स्ट्रेटफोर्ड टाउन में 23 अप्रैल 1564 को हमारे शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ये लंदन से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जो स्ट्रेटफोर्ड एवन जो इस जगह है। अब ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, बहुत ही टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। और ये जो शेक्सपियर का घर है जिसमें उनका बर्थ हुआ था, ये घर है उनका, आखिर इसको रेनोवेट कर दिया गया है अभी। तो ये उनका घर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। अब इसे एक म्यूजियम बना दिया गया है और उनसे जो रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो रखी गई हैं यहाँ पे। तो दुनिया भर के लोग जाते हैं दर्शन करने इस जगह का। तो इस तरह से है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी आर्डन। ओके, जॉन शेक्सपियर की वाइफ मैरी आर्डन ने 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में एक बेबी बॉय को जन्म दिया। उसके पहले वो अपने 2 बेबी गर्ल्स को खो चुकी थी ब्यूबैनिक प्लेग की वजह से। उस समय इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में भयंकर ब्यूबैनिक प्लेग छाया हुआ था। अब पूरे समर के सीजन में, गर्मी के दिनों में मैरी डरी हुई थी कि कहीं वो अपने इस थर्ड चाइल्ड को भी ना खो दें, क्योंकि पूरे इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली हुई थी ज़बरदस्त। ऐसे डेंजरस सिचुएशन को हम सब ने कोरोना पैंडेमिक के टाइम में खुद ही देखा है कैसे होता है सिचुएशन। मैरी के हस्बैंड जॉन शेक्सपियर टाउन काउंसिल, नगर पालिका के मेंबर थे। वहाँ के जो मतलब मेन बॉडी था नगर का, उसके वो मेंबर थे। इसलिए वो उस टाउन को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते थे सुरक्षित जगह में। उस साल के अंत आते आते 15,000 की पॉपुलेशन में से 300 लोगों की डेथ हो चुकी थी सिर्फ प्लेग की वजह से। तो ऐसा भयंकर सिचुएशन था शेक्सपियर के बर्थ के टाइम में। ये शेक्सपियर का फैमिली पोर्ट्रेट है, इमेजिन करके बनाया गया है ये आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। पर सौभाग्य से मैरी के लिए और हमारे लिए उनके बेबी विलियम शेक्सपियर की डेथ नहीं हुई। वे बड़े हुए और इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ग्रेट राइटर बने। स्ट्रेटफोर्ड के होली ट्रिनिटी चर्च में 26 अप्रैल 1564 को उनका बैप्टाइजेशन किया गया। बैप्टाइजेशन एक क्रिश्चियनिटी में किया जाने वाला एक रिचुअल है, एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार, कुछ नामकरण संस्कार जैसा होता है वहाँ पर। और चूंकि उन दिनों बैप्टाइजेशन जन्म के 3 दिन के बाद होता था, क्योंकि अक्सर बच्चों की मौत हो जाती थी बहुत जल्दी प्लेग की वजह से, इसलिए 3 दिन के बाद बैप्टाइजेशन करते थे। इसलिए अनुमान लगाया गया कि शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा 23 अप्रैल को, क्योंकि उसके पहले 26 में उनका बैप्टाइजेशन हुआ था, बाद में उसके बाद में। उनके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जॉन शेक्सपियर। वो ग्लोवर थे, मीन्स लेदर का बिजनेस करते थे, मनी लेंडिंग का भी बिजनेस करते थे, ऊन का भी बिजनेस करते थे। तो एक तरह से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो। और बाद में वो नगर पालिका के मेंबर बने, फिर एल्डरमैन बने, मीन्स मेयर की पदवी जैसा कह सकते हैं हम। मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो स्ट्रेटफोर्ड के। और वो पहले स्निटरफील्ड गांव में रहते थे। स्निटरफील्ड गांव को में वो फार्मिंग करते थे। फिर बाद में वो यहाँ एवन नदी के किनारे बसे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में बस गए थे। और ऐसा कहा जाता था कि शेक्सपियर के जो फादर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनकी जो माँ थी वो बहुत एक्टिव महिला थी और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही इंटेलिजेंट महिला थी। उन्हीं का प्रभाव शेक्सपियर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। वो अपने 8 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के बच्चे थे शेक्सपियर।
वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे। शुरुआती में दौर में तो बहुत ज़्यादा संपन्न था उनका जो परिवार था, बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार को बिलोंग करते थे। और लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो गई थी। उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली हुई थी स्कूल के टाइम में। वो स्टेट बोर्ड के ग्रामर स्कूल से पढ़े थे और इन दिनों ये जो स्कूल था काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का हुआ करता था। शेक्सपियर के एजुकेशन में कमी होने की बात होती है, डाउट होता है, कंट्रोवर्सीज चलती है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये इसको मैंने इंटरनेट सोर्सेज से लिया है, बुक से कंसल्ट किया है, इस तरह से कई सोर्सेज से लिया है, कई क्रिटिक्स के कमेंट्स को शामिल किया है इसमें मैंने, इस तरह से। तो ये जानकारी पूरी ऑथेंटिक है। शेक्सपियर के एजुकेशन में कमी होने की बात होती है तो इसके लिए अक्सर बेन जॉनसन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि बेन जॉनसन जो किसी समय में उनके फ्रेंड थे, किसी समय में उनके राइवल थे, कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट ऑल्दो ही हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो वो शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना तो उनको ठीक से ग्रीक लैंग्वेज आती है, ना ही उनको ठीक से लैटिन लैंग्वेज आती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी कि उनको नहीं आता, ये सब लैंग्वेज नहीं आता जो क्लासिकल लैंग्वेज उस दौरान होता था। तो इस तरह से उन्हें उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे कंटेम्पररी राइटर्स ने उन्हें हे दृष्टि से देखा, उनका मजाक बनाया। पर ये आयोनी है, ये विडंबना है कि ड्रामा के फील्ड में, लिटरेरी मेरिट्स के फील्ड में उन्होंने अपने सो कॉल्ड विद्वान समकालीन राइटर्स को कोसों पीछे छोड़ दिया और उनको चारों खाने चित कर दिया, उनको जल के खाक करने पे मजबूर कर दिया। इनफैक्ट स्ट्रेटफोर्ड का जो ग्रामर स्कूल है, मतलब जहाँ पर उस समय स्कूल था, वो शेक्सपियर ने जहाँ से पढ़ाई की थी, ऐसा माना जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि वो बेहतरीन स्कूल था। और शेक्सपियर के ड्रामा के सोर्सेज को भी स्टडी करने से पता चलता है कि उनको लैटिन आती थी, इवन उनको फ्रेंच भी आती थी, इटालियन लैंग्वेज भी आती थी। इस तरह से स्टडीज़ से पता चलता है। स्कॉलर्स में जो है स्कूल में जो लैटिन का जो टेक्स्ट था इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे वो, और इंग्लिश के टेक्स्ट का लैटिन में ट्रांसलेशन करते थे, सिर्फ ट्रांसलेशन करते थे। तो क्रिटिक्स का मानना है उनको बहुत अच्छे से लैंग्वेज आती थी, ये सारी लैंग्वेज। अपने स्कूल में उन्होंने ओविड की फेमस बुक मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी, ओविड मेटामॉर्फोसिस करके, जो कि उस स्कूल के सिलेबस में थी, ऐसा बताया जाता है। और वो इस बुक से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। आगे चल के जब इन लैटिन क्लासिक की जो क्लासिक बुक थी उससे इन्फ्लुएंस होकर आगे चल के उन्होंने जो प्लेस लिखी, रोमन प्लेस लिखे, जैसे कि जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा, कोरियोलानस, तो इन सब का प्रभाव उनके जो राइटिंग्स में पड़ा। जो उनके बचपन से उनकी यादें थी, बचपन से क्लासिक्स उन्होंने जो पढ़ा था। शेक्सपियर के जो फादर का बिजनेस पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन भारी लॉस होने लगा, बहुत सारे कर्जे में डूब गए वो, और इस तरह से उनका जो दिन पूरे फिर गए। तो ऐसा इससे क्या हुआ, इसकी वजह से वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गए और शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी वो नहीं भेज पाए। तो शेक्सपियर हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए और हायर एजुकेशन से वो वंचित रह गए, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने जो सीखा वो रियल लाइफ से सीखा, रियल ह्यूमन बीइंग से सीखा, और ट्रांसलेशंस को पढ़ा, बुक्स पढ़ी, ये सबसे उन्होंने जानकारी हासिल की। एक तरह से मिसलेनियस सोर्सेज से उन्होंने जानकारी हासिल की। शेक्सपियर की पर्सनालिटी को लेकर भी काफ़ी डिबेट्स चलती है। ये मिस्ट्री है कि शेक्सपियर कौन थे और किस तरह के ऑथर थे, वगैरह वगैरह। उनके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बहुत कमी है, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी चलती है। और इस वजह से उनकी पर्सनालिटी को लेके और उनकी राइटिंग्स को लेके एक मिस्ट्री चलती है। इनफैक्ट एक पार्टिकुलर ब्रांच ही है स्टडी का, जिसका नाम है ऑथरशिप स्टडी। ऑथरशिप स्टडी जो है वो ब्रांच ऑफ स्टडी है। ये डिबेट करता है, डिलिब्रेट करता है, विचार विमर्श करता है कि क्या इन ग्रेट प्लेस को वाकई शेक्सपियर ने ही लिखा है या किसी यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर ने लिखा है, मार्लो ने लिखा है कि लिली ने लिखा है। इस तरह से चलता है कंट्रोवर्सी। लेकिन हम इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ते, डिबेट्स में नहीं पढ़ते। हमारे लिए शेक्सपियर ग्रेटेस्ट राइटर हैं और हम आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर ने थिएटर का पहला स्वाद तब चखा जब उन्होंने ट्रैवलिंग प्लेस कंपनी को, यानी घुमंतू नाटक मंडली को परफॉर्म करते देखा। हर साल उस समय क्या होता था, नाटक मंडली रहती थी, अलग अलग गांव में जाके परफॉर्म करती थी, जहां उनको जगह मिल जाए
वो परफॉर्म करते थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग देते थे। तो इन प्लेस को शेक्सपियर देखते थे और काफ़ी इंस्पायर्ड भी होते थे। कईयों ने तो ये भी कहा कि शेक्सपियर इन्होंने ये इसमें काम भी किए हैं बहुत सारे जो नाटक मंडली में, और इस तरह से उनका जो शुरुआत हुई ड्रामा के फील्ड में। तो इन प्लेस की बचपन की यादों ने शेक्सपियर को बहुत इंस्पायर किया। उन दिनों प्रोफेशनल थिएटर्स जस्ट शुरू ही हुए थे लंदन में, और पहला थिएटर लंदन में 1576 में शुरू हुआ, 1576 में। और इस समय शेक्सपियर थे 12 साल के, और इस थिएटर का नाम था द थिएटर नाम से स्टार्ट हुआ थिएटर। अब इसके जो मालिक थे, इसके जो ओनर थे, वो थे जेम्स बर्बेज इसके मालिक थे और बिल्डर भी थे इसके। और आगे चल के उनके जो बेटे थे रिचर्ड बर्बेज करके, वो शेक्सपियर के प्लेस में एक्टिंग करते थे, प्रोटैगनिस्ट बनते थे, और उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे वो, उनके जो बेटे थे। तो इन जेम्स बर्बेज और रिचर्ड बर्बेज से उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, और इन्होंने ही उनको दूसरे राइटर से मिलाया, ड्रामा के फील्ड में एक तरह से शुरुआत की, उनको एडिटिंग का काम दिया। इस तरह से शुरुआत हुई उनकी। और अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। तो एक शेक्सपियर के गांव के पास में एक गांव था शटर करके। तो इस शॉटरी करके गांव था, इस गांव के पास ही कुछ माइल्स की दूरी में एक गांव था शॉटरी करके। इस गांव में एक लड़की थी एनी हैथवे, जिसके बाद में शेक्सपियर से शादी हुई। एनी शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी, और शेक्सपियर सिर्फ 18 साल के थे शादी के समय, और एनी की उम्र थी 26 साल। तो इस तरह से 8 इयर्स का गैप है, एज गैप उनके आपस में। एनी प्रेग्नेंट थी शेक्सपियर से, तो उन्हें शादी के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ा, उनको हरीडली शादी करना पड़ा जल्दबाजी में। और उन्होंने लाइसेंस लेके, कोर्ट से स्पेशल लाइसेंस लेके 1582 में दोनों की शादी हुई। और 6 मंथ बाद ही एनी ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की का नाम रखा गया सुज़ैना। और सुज़ैना शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रिय थी, बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते थे उसे। और ये बात उनके बिल से भी पता चलती है, उनकी वसीयत से भी पता चलती है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी सुज़ैना के ही नाम कर दी थी। फिर बाद में आगे चल के उनके और बच्चे पैदा हुए। 2 साल बाद 1585 में उनके घर ट्विंस हुए, बेबी बॉय हुआ जो जिसका नाम था हैमनेट, HAMNET हैमनेट, और गर्ल थी जूडिथ। तो ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए। और ये हैमनेट से रिलेटेड ही उन्होंने एक प्ले लिखा था हैमलेट करके, आगे चल के आप देखेंगे। तो हैमनेट और हैमलेट में डिफरेंस है, आप जानेंगे। इन दिनों शेक्सपियर बिजनेस में अपने फादर का हाथ बटाते थे, उनकी हेल्प करते थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि उन दिनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनके फैमिली में, और बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे जॉन शेक्सपियर उनके फादर, और बिजनेस कुछ अच्छा जा नहीं रहा था, बहुत सारे कर्जे हो गए थे, डेप्ट हो गए थे। तो शेक्सपियर के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी। उनकी शादी हो गई थी, 21 साल के थे शेक्सपियर, और फैमिली की जिम्मेदारी थी, 3 बच्चे हो गए थे। तो इस तरह से उनके लिए स्ट्रेटफोर्ड जो उनका गांव था उसमें कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं हो पा रहा था, वो कुछ खास काम नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर। तो फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने थिएटर्स में उनको काम करने का शौक था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उन्होंने लंदन जाने का डिसाइड किया। और इस बारे में भी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कहते हैं कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुछ किसी की दूसरी की प्रॉपर्टी में, थॉमस लिली कुछ करके है, थॉमस लूसी करके जो है, उनकी प्रॉपर्टी में घुसकर शेक्सपियर ने हिरण का अवैध शिकार किया था, पोचिंग किया था, जिसकी वजह से वो मुसीबत में घिर गए थे, और उन्हें गिरफ्तारी का भी डर था, अरेस्ट का डर था। तो इस वजह से वो लंदन चले गए। और किसी ने कहा कि अपने कैरियर को संवारने के लिए चले गए, थिएटर में काम करने चले गए। इस तरह से अलग अलग कहानियाँ चलती हैं। तो ये बात तो तय थी कि शेक्सपियर ने 1587 के आते आते स्ट्रेटफोर्ड अपॉन को छोड़ दिया था और कहीं और चले गए थे वो। अब 1585 से लेके 1592 के सालों को, जो 7 इयर्स का जो साल है, उसको शेक्सपियर के लाइफ का लॉस्ट ईयर्स माना जाता है, क्योंकि इस लॉस्ट ईयर की मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सैकड़ों कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज है कि शेक्सपियर ने उन लॉस्ट ईयर्स के दौरान क्या किया होगा, कहाँ रहे होंगे। किसी ने कहा वो सोल्जर रहे होंगे, क्योंकि उनके प्लेस में सोल्जर बहुत होते हैं,
और तो किसी ने कहा कि सेलर रहे होंगे क्योंकि उनके प्लेस में समुद्र का सेटिंग बहुत है। तो किसी ने कहा इटली में ट्रैवल करते रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे प्लेस में इटली की ही सेटिंग है, जैसे कि नेपल्स, वेरोना, वेनिस, मिलान। तो कोई कहते हैं कि गांव में टीचिंग करते थे, स्कूल मास्टर का काम करते थे वो। इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है। एनीवेज, शेक्सपियर ने लंदन में बहुत स्ट्रगल किया शुरुआती दिनों में। ऐसा कहा जाता है कि जब लंदन में उन्हें शुरुआत की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उन्हें थिएटर के बाहर घोड़े के रखवाले का भी काम दिया गया था। इस तरह से काम करते रहे। फिर कुछ प्लेस में भी उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए। फिर आगे चल के प्ले राइट बन गए, ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखने लगे। लंदन में बहुत ही सक्सेसफुल ड्रामाटिस्ट बन गए धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो। पर अपनी फैमिली हमेशा उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में ही रखी, स्ट्रेटफोर्ड अपना जो गाँव में ही रखी, और घर वो आते जाते रहते थे। इस तरह से वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे थे। एक तरफ वो तो बहुत सक्सेसफुल ड्रामाटिस्ट थे और इधर अपने गाँव में भी आना जाना करते थे, जहाँ वो एक सिंपल इंसान की तरह थे। अब इधर शेक्सपियर कामयाबी की बुलंदियाँ छू रहे थे, उधर जो एक कंटेम्पररी उनके जो राइटर थे, कंटेम्पररी तो नहीं कहना चाहिए, उनसे बड़े राइटर थे, वो थे रॉबर्ट ग्रीन। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, रॉबर्ट ग्रीन का ये पिक्चर है। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर थे। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था उस समय, जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे विद्वान लोग का जो समूह था, वो वहाँ उन लोग ड्रामा के फील्ड में छाए हुए थे। तो ये जो रॉबर्ट ग्रीन है, ये तो उन्होंने आखिरी के दिनों में जब वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते थे और इस सब रीजन से वो मरणासन थे, अपने डेथ बेड में थे, तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा। उन्होंने एक ये लिखा, देखिए, एक पुस्तक लिखी, कहने से छोटी सी पुस्तक लिखी 1592 में, और इसे पब्लिश कराया। और इसका नाम था इस पैम्फलेट का, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बॉट विथ ए मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस। ग्रोथ वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विथ ए मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। ये है पूरा फुल, देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। तो इस पैम्फलेट में उन्होंने शेक्सपियर और कुछ और नए नए ड्रामाटिस्ट के बारे में ज़बरदस्त अटैक किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है। और शेक्सपियर को तो उन्होंने अपस्टार्ट क्रो ही कहा है, कौवा कहा है। शेक्सपियर की तुलना उन्होंने कौवे से की है, जो दूसरे के बर्ड्स यानी दूसरे के राइटर्स के साउंड की कॉपी करता है। ये वो कहते हैं कि ये कौवा तो हमारे पंखों पर उड़ान भर रहा है, ऐसा वो कहते हैं। उनके खूबसूरत पंखों को अपने काली पूंछ में सजाता है और उड़ान भरता है, इस तरह से। बेसिकली रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के ऊपर प्लेगरिज्म का आरोप लगाया, और उन्हें ये आरोप लगाया कि वो दूसरे ड्रामाटिस्ट के आइडियाज़ को चुराते हैं, उनको कॉपी करते हैं और अपने आइडिया अपने ड्रामा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन के अटैक्स के कई रीज़न थे, और एक तो ये रीज़न था कि उन दिनों राइटर्स जो होते थे, वो प्लेस जो लिखते थे, उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की होती थी, यूनिवर्सिटी से पढ़े बढ़े रहते थे उन लोग, जैसे कि वो खुद थे रॉबर्ट ग्रीन, फिर हो गए क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, जॉन लिली, तो ये सब थे। और ये शेक्सपियर तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन प्राप्त करके आए थे। तो ये सब राइटर्स यूनिवर्सिटी विट्स थे, मिस यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्कॉलर्स। और उन दूसरा एक और रीज़न था कि उनकी खुद की इनसिक्योरिटी, वो दूसरों को सचेत कर रहे थे, दूसरे ड्रामाटिस्ट को सचेत करना चाह रहे थे कि तुम लोग सचेत हो जाओ इस विलियम शेक्सपियर से, इस तरह से। फिर 1592 के आते आते शेक्सपियर बहुत ही इस्टेब्लिश्ड ड्रामाटिस्ट बन गए, और उनकी जो माइंड ब्लोइंग सक्सेस चल रही थी, उसकी वजह से धुरंधर ड्रामाटिस्ट जल के खाक हुए जा रहे थे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं रॉबर्ट ग्रीन। और शेक्सपियर को इस क्रिटिसिज्म का, इस स्लेजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसी तरह से इन क्रिटिसिज्म से उल्टा उनको बेनिफिट मिलने लगा, उल्टा उनको फ़ायदा होने लगा। जब बेन जॉनसन ने, जैसे ड्रामाटिस्ट ने ड्रामा लिखा कि ही नो लेस लैटिन एंड स्मॉल ग्रीक, इस तरह से लिखा, तो लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, ये ड्रामाटिस्ट कौन है जिसके बारे में बेन जॉनसन जैसे ड्रामाटिस्ट कमेंट कर रहे हैं। चलो तो इसका प्ले देखने जाते हैं, चलो तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, इस तरह से। तो नेगेटिव पॉपुलैरिटी एंड नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। और आप कभी गूगल करेंगे रॉबर्ट ग्रीन के बारे में, तो आप पाएंगे
कि उसमें लिखा ही है कि रॉबर्ट ग्रीन इसलिए अपने समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रामाटिस्ट थे वो एलिजाबेथन टाइम में, लेकिन अब उनको ज़्यादातर इसलिए उनको जाना जाता है कि उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स किया था। अब देखिए शेक्सपियर का क्या जलवा था इस तरह से। तो शेक्सपियर वर्सटाइल जीनियस थे, शेक्सपियर का ग्रेट स्ट्रेंथ था वर्सटैलिटी, बहुत ही वर्सटाइल थे वो, हर तरह की चीज़ें ट्राई करते थे, हमेशा नए-नए आइडियाज़ लेके आते थे, नयापन लाते थे अपने प्लेस में, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि वो प्लाउटस, टेरेंस जैसे रोमन कॉमेडीज़ और सेनेका के ट्रेजेडीज़ को याद करते थे, जो उन्होंने कभी स्कूल में पढ़ी होगी, और इनका इस्तेमाल अपने प्लेस में करते थे, उसको रेनोवेट करते थे, इनोवेशंस लाते थे, चेंजेस लाते थे, और उसको एकदम नयापन करके नया सजा-धजा के वो लिखते थे। तो इस तरह से तो शेक्सपियर ने अपने जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा कह सकते हैं, लेकिन उनके में जो बात थी वो किसी और के में बात नहीं थी वो। शेक्सपियर ने अपने राइवल्स के और कॉम्पिटिटर्स के प्लेस को स्टडी भी किया था, ऑडियंस की दिन प्रतिदिन बदलते इंटरेस्ट को भी जाना था। बेसिकली उन्होंने दर्शकों की नब्ज़ को पकड़ना सीखा था कि दर्शक क्या चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ते थे, और वो ग्राउंडलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। मतलब देखिए ये थिएटर शेक्सपियर के ज़माने में इस तरह का थिएटर होता था ये। तो जो बड़े लोगों का तो ध्यान रखते ही थे वो, साथ में जो थिएटर्स में जो नीचे बैठने वाले थे, जो लोग ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाते थे, उनका भी ध्यान रखते थे कि उन्हें क्या पसंद है। और ये भी कहा जाता है कि वो उनको कम पैसे में एंट्री देते थे ग्राउंडलिंग्स को, ज़मीन बैठने वालों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उनके प्लेस को देखने के लिए आए। इस तरह से उन्हें कई इनोवेशंस किए, तो उनका सक्सेस फिर बहुत आगे बढ़ते गए वो। जब थिएटर्स को में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता उनको मिल रही थी लंदन में, तो फिर लंदन के जो नोबलमेन्स थे, सोसाइटी के जो एस्टैब्लिश्ड लोगों का जो ग्रुप था, उनकी तरफ आकर्षित हुआ कि उन्होंने देखने लगे कि कौन है बंदा, ये कौन है जो इतने अच्छे-अच्छे प्लेस दे रहा है। ये देखिए, ये है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो स्पेशली इस जो मैन थे, नोबलमैन थे, वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। साउथहैम्पटन एक जगह थी, उसके वो मुखिया थे, अर्ल थे। तो इनका नाम था हेनरी व्रिस्ले। हेनरी व्रिस्ले का ध्यान इनकी तरफ गया, फिर बाद में ये पैट्रन बने, शेक्सपियर के पैट्रन बने। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन में हेनरी व्रिस्ले का पिक्चर है। तो ये पैट्रन बने, इनके संरक्षक बने, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया शेक्सपियर का। और शेक्सपियर ने अपने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लुक्रीशिया, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ द लुक्रीशिया को डेडिकेट किया, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित किया। और उन्होंने आगे चल के जो सोनेट्स लिखी, जो 14 लाइन्स की पोएम्स लिखी, उस पोएम का बेसिकली उन्होंने सब्जेक्ट बनाया इनको बहुत ज़्यादा वो चाहते थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव था उनका आपस में, तो इनको डेडिकेट करके बहुत सारी सोनेट्स उन्होंने लिखी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेक्सपियर की लाइफ में, हेनरी व्रिस्ले। और ये लेडी आगे चल के इनके बारे में बताऊंगी आपको मैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं शेक्सपियर की तरफ। फिर फिर 1595 तक शेक्सपियर एक थिएट्रिकल कंपनी में काम करते थे, द लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस कहा जाता था इसे। यहाँ एक्टिंग भी करते थे, वो छोटे मोटे रोल्स करते थे, और कभी कभी बड़े रोल्स भी करते थे। और इस तरह से ये जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन जो था, ये ड्रामा कंपनी। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी, ये इतनी रेस्पेक्टेड थी कि क्वीन एलिजाबेथ थी उस समय, इंग्लैंड की महारानी थी, उनके सामने भी, उनके दरबार में भी इन्होंने कई बार एक्टिंग की थी इस कंपनी के लोगों ने, और इसमें शेक्सपियर भी शामिल थे। तो शेक्सपियर ने भी 2-3 बार क्वीन एलिजाबेथ के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, और उन्होंने एक्टिंग की थी। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ड्रामा में, और इसके बाद जो एक और किंग बने थे, किंग जेम्स फर्स्ट, उनको भी ड्रामास में बहुत इंटरेस्ट था। अब शेक्सपियर का प्रदर्शन लाजवाब था, वो अपने कंटेम्पररी राइटर्स के जलन का शिकार हो रहे थे, और हर साल 2 ब्लॉकबस्टर प्लेस लेके आते थे, बहुत ही सक्सेसफुल उनके प्लेस होते थे। ये बहुत बड़ी बात थी आपस में उनकी, और हर बार वो अपने सक्सेस को रिपीट भी करते थे। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम भी नया से नया चीज़ लेके आते थे, और दर्शक उनके प्लेस को देख के पागल हो जाते थे।
इस तरह से शेक्सपियर ने साहित्यिक उपलब्धि हासिल की, लिटरेरी अचीवमेंट हासिल की, क्वीन एलिजाबेथ और किंग के कोर्ट का फेवर हासिल किया और खूब पैसे भी कमाए, नाम कमाया, रिस्पेक्ट कमाया। और शेक्सपियर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, सिर्फ एक ऑथर ही नहीं थे, बल्कि वो एक तरह से मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी थे वो। और वो कई रोल एक साथ निभा रहे थे। ये आपको बता रही हूँ स्क्रीन में, देखिए। वो ड्रामाटिस्ट थे, एक्टर थे, थिएटर ऑनर थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, तो हर तरह के रोल में थे वो। एक एंटरप्रेन्योर थे, स्मार्ट उद्यमी थे वो, फिर स्मार्ट बिजनेसमैन थे। और जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि थिएटर बिजनेस में खूब पैसा है, खूब बेनिफिट है इसमें, थिएटर्स में, तो फिर वो ड्रामा कंपनीज़ के वो शेयर होल्डर भी बन गए और उन्होंने शेयर भी खरीद ली, क्योंकि काफ़ी पैसे वाले बन चुके थे वो। तो उन्होंने ग्लोब थिएटर का शेयर लिया और ब्लैक फ्रायर जो एक थिएटर कंपनी थी उसका भी शेयर होल्डर वो बने। अब उन्होंने अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था और लंदन में खूब इन्वेस्टमेंट किया था। इस तरह से वो रियल एस्टेट बिजनेस के भी सरताज बन गए थे। क्रिटिक्स हडसन है, वो कहते हैं कि शेक्सपियर वॉज नॉट अ ड्रीमर लाइक चाउसर, बट ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ बिजनेस। तो वो कहते हैं, जो क्रिटिक हडसन है, वो कहते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ ड्रीमर नहीं थे जैसे कि चाउसर थे, वो एक प्रैक्टिकली सोचते थे, प्रैक्टिकल मैन थे वो, और वो लाइफ को प्रैक्टिकली देखते थे और अपने बेनिफिट को देखते थे। 1592 में शेक्सपियर ने एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन किया था और जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और जब क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट 1603 में इसके राजा बने। जेम्स फर्स्ट जब राजा बने तो उस समय क्या हुआ कि थिएटर में उनको खूब इंटरेस्ट था और इस वजह से ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन का जो नाम हो गया वो था, उसका नाम हो गया किंग्समैन हो गया, इस कंपनी का नाम हो गया किंग्समैन। तो इस तरह से बहुत सपोर्ट था किंग का। बाद में इस कंपनी ने द ग्लोब थिएटर बनाया। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर में 10% शेयर था और 1599 में ग्लोब थिएटर में पहला प्ले परफॉर्म किया गया था और शेक्सपियर का ही प्ले था वो, और उसका नाम था जूलियस सीजर। तो ग्लोब थिएटर में पहला प्ले परफॉर्म किया गया जूलियस सीजर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो आपको छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए थिएटर शेक्सपियर के टाइम में, स्क्रीन में देखिए इस तरह से होते थे थिएटर्स। जब शेक्सपियर लंदन आए थे तो काफ़ी पुअर थे, काफ़ी गरीब थे, फ्रेंडलेस थे। लेकिन जब वहाँ से गए तो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, रेस्पेक्टेड फिगर बन गए थे और उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में सबसे बड़ा घर बनाया। वहाँ के वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। तो पूरे उनके दिन फिर गए थे, कहाँ कैसे वो आए थे, कैसे वो गए, पूरा चेंज हो गया था। तो इतना सारा कुछ उनको हासिल हुआ था ड्रामा के फील्ड में। 1590 के दौरान लंदन में प्लेग महामारी का प्रकोप छाया था। एक वीक में हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हो रही थी। थिएटर्स क्लोज हो रहे थे, ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए क्लोज हो गए थे। अब इस टाइप का सिचुएशन अगेन मैं कहती हूँ कि हमने कोरोना पैंडेमिक के टाइम में देखा है कैसे टोटल लॉकडाउन होता है, कैसे सब कुछ बंद हो जाता है, कैसे एंटरटेनमेंट के सारे साधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास है नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और दूसरे मीडिया, सोशल मीडिया के साधन तरीके हैं। लेकिन शेक्सपियर के टाइम में ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का दूसरा साधन नहीं था। और चूँकि प्लेस तो उनकी रोजी रोटी थी, तो अब चूँकि प्ले राइटिंग तो बंद हो गया था, तो शेक्सपियर प्ले राइटिंग कैरियर प्लेग की वजह से बार बार हिचकोले खा रहा था, बार बार उसमें हॉल्ट हो रहा था। पर चूँकि शेक्सपियर पोएट भी थे और उन्होंने घर बैठे बैठे सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया। सोनेट्स क्या होती है? सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है और कुछ लॉन्ग पोएम भी लिखे, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखे। इस तरह से उन्होंने टाइम का परफेक्ट यूटिलाइज़ किया, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम ने बहुत सारों ने किया है टाइम का यूटिलाइज़ अच्छे काम करने में, कंस्ट्रक्टिव काम करने में। तो शेक्सपियर ने उस लॉकडाउन का इस्तेमाल किया सोनेट्स लिखने में और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखने में। शेक्सपियर जब ड्रामास लिखते थे उस समय थिएटर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। एक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम थे बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट्यूम रहते थे। ये देखिए आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, थिएटर इस तरह से होते थे।
ये जो थिएटर का जो आकार होता था, शेप होता था, सर्कुलर होता था। ये सामने का व्यू, उधर का व्यू है। वुडन स्टेज होता था, देखिए आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से जो गैलरीज बनी रहती थी, जहाँ पे सीट बनी रहती थी, वहाँ लोग बैठते थे। और जो जहाँ पर प्ले परफॉर्म होती थी, उसके ऊपर कोई छत नहीं होती थी, कोई रूफ नहीं होता था। और जो जमीन में बैठते थे ग्राउंडलिंग्स, जो पैसे कम पे करके आते थे, जो गरीब लोग, पुअर लोग, वहाँ बैठते थे। इस तरह से उनका थिएटर था। तो जब इस तरह का स्टेज था जिसमें कोई लाइटिंग नहीं होती थी, ना कोई पर्दे, ना कोई कर्टन्स, इस तरह से। तो यहाँ पर तो पर्दे खैर इमेजिन किया गया है। और जो ऊपर में छत भी नहीं, तो मौसम का, क्लाइमेट का जो सारा हाल चाल है वो डायलॉग्स के थ्रू ही बताया जाता था कि कैसा मौसम है, कैसे, क्या दिन है कि रात है कि क्या है, इस तरह से। तो प्ले राइट को अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था। प्ले राइट्स के पास सिर्फ एक ही हथियार होता था, वो था उसका लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, तो उसकी कलम। तो इसलिए शेक्सपियर के जो लैंग्वेज है, बहुत सारे विजुअल इमेजरी को लेके आते हैं, कैरेक्टर डिटेल्स खूब सारे हैं, और लैंग्वेज में ही ढेर सारे स्टेज डायरेक्शन दिए गए हैं। तो उनका लैंग्वेज जो था पिक्टोरियल हो गया था इस वजह से, और ज़्यादा बहुत ही डिटेल लैंग्वेज था कि ऐसा है, वैसा है, ये कैरेक्टर ने ये पहना हुआ है, ये किया हुआ है। जबकि वो सब कुछ तो पहन नहीं सकता था, क्योंकि उस समय संसाधन जो थे लिमिटेड थे। तो ऑडियंस को लैंग्वेज के थ्रू ही समझना पड़ता था कि क्या हो रहा है। सीन्स को, कैरेक्टर्स को इमेजिन करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल हैमलेट में के फर्स्ट 6 लाइन्स में ये डिस्क्राइब किया गया है कि आधी रात की बात है, बहुत ठंड पड़ रही है, बिटर कोल्ड है, चिलिंग नाइट है, और वहाँ पर घोस्ट अपीयर होता है उस अंधेरी रात में। और इस तरह घोस्ट का सीन था फर्स्ट लाइन में। लेकिन क्या होता है कि ऑडियंस वहाँ बैठे-बैठे उस प्ले को जब देख रहे थे, उस समय क्या था, दोपहर का टाइम था, सूर्य चमक रहा था आसमान में। तो ऑडियंस के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो इमेजिन करें कि रात है, आधी रात है, इस तरह से। तो वो भी अपने इमेजिनेशन का फुल यूज़ करते थे, काफ़ी एन्जॉय करके वो देखते थे प्लेस को। स्टैंडिंग ओवेशन तो दूर की बात है, वो तो दर्शक पागल हो जाते थे उनके प्लेस को देखकर। इसीलिए तो बने हैं वो लेजेंड। पूरा स्टेज जो था शेक्सपियर के वर्ड्स से गूंजता था, रिवर्बरेट करता था। और ये था शेक्सपियर के लैंग्वेज का ताकत। वुमेन का रोल भी मैन ही करते थे। ग्रेट हीरोइक वुमेन का रोल, कैरेक्टर जो था वो एडल्ट मैन करते थे। और जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर जो हों इस तरह से, और जो कमसिन लड़कियां, जैसे जो छोटी लड़कियां हों, उन लोग के जो पार्ट्स को, जैसे जूलियट हो गई, ये रोमियो और जूलियट की, ये सारे पार्ट्स को भी लड़का ही प्ले करता था। लेकिन वो लड़का करता था जिसका जो अभी वॉइस है ब्रेक ना हुआ हो, जिसका वॉइस अभी मैच्योर ना हुआ हो, ताकि लगे कि ये लड़की ही है, इस तरह से। तो इस उस एक सोनेट भी लिखी गई है जिसमें उनको, मतलब उनके जो प्रेस किया गया है, उनकी तारीफ की गई है कि कितना अच्छा एक्टिंग करते थे वो, और किंगली रोल को बहुत अच्छा रोल निभाते थे वो। तो उन्होंने, शेक्सपियर ने अपने जो प्ले है हैमलेट में, किंग हैमलेट का रोल किया था। और इसमें घोस्ट का रोल जो था बहुत ही शॉर्ट था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही है जो है स्टोरी को आगे बढ़ाता है, घोस्ट, और इंस्टिगेट करता है, एक तरह से कहना चाहिए तो। और फिर आगे चल के उन्होंने अपने जो प्ले एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया था। और उन्होंने दूसरे के प्लेस में भी एक्टिंग की थी। बेन जॉनसन के प्ले में सजानस बने थे। इस तरह से एक्टिंग की फील्ड में भी बहुत एक्सपीरियंस थे वो। और उनका जो एक्सपीरियंस जो था एक्टिंग का, ये उनके प्ले राइटिंग में काम आया। उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस में मर्ज कर दिया, और इस तरह से वो एक्टिंग के मर्म को समझते थे। इसलिए वो अपने डायरेक्शन में, स्टेज डायरेक्शन के तो कमाल कर देते थे। और जब शेक्सपियर का ड्रामा प्ले होता था, तो बीच बीच में वो आते थे, अपने ड्रामास के बीच बीच में अपीयर होते थे और एंट्री देते थे। जैसे वो शेक्सपियर घोस्ट बने थे हैमलेट में, और कभी कभी वो कोरस बन के आ जाते थे। कोरस बने जैसे लोगों का झुंड जो स्टोरी बताता है, ऐसा भी बन के आ जाते थे। इस तरह से वो अपनी एंट्री से और ज़्यादा जो स्टेज डायरेक्शन में नयापन वो ला देते थे। और इस तरह से लोग जब उनको देखते थे, तो और ज़्यादा जो भीड़ थी उनको पसंद करने लग गई थी, और उनको बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ने लग गए थे। फिर इस दौरान जो शेक्सपियर ने जो फ्रेजेस लिखे थे और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो ग्रेट लिंग्विस्टिक इन्वेंशंस लेके आया, और जिसने इंग्लैंड की लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इनोवेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तब हम जॉन मिल्टन की बात ज़रूर करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने
15,000 की रिच वोकैबुलरी यूज़ की थी अपने प्लेस में के जरिए, पोएम्स के जरिए। और जॉन मिल्टन की जो वोकैबुलरी थी इसकी आधी भी नहीं थी। और आजकल जो हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं जैसे कि द ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ऑल इज़ वेल दैट इज़ एंड्स वेल, इस तरह से व्हाट इज़ डन, लाफिंग स्टॉक, इस तरह से जो फ्रेजेस हैं ये सब शेक्सपियर ने ही कॉइन आउट किए थे। अब शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ की बात करते हैं फिर से। क्रिटिक्स कहते हैं कि शेक्सपियर की जो मैरिड लाइफ थी वो लवलेस थी। उनके प्लेस में ज़्यादातर हैप्पी मैरिजेस नहीं दिखाई देती हैं। और क्योंकि उनकी जो खुद की जो मैरिज लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी वाइफ से। उनकी वाइफ और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप था। 8 ईयर्स का एज गैप था। और वो अपने एक प्ले 12th नाइट में एक कैरेक्टर है ओर्सिनो के जरिए इस बात को कहते हैं कि ओर्सिनो कहता है, एडवाइस देता है कि डोंट मैरी एन ओल्डर वुमेन। और शेक्सपियर की वाइफ भी ओल्डर वुमेन थी, इस तरह से। और इस तरह से कुछ कुछ बातें उनके लाइफ के बारे में पता चलती हैं। और ये बात और ज़्यादा पता चलती है कि कहते हैं कि वसीयत के दौरान जो शेक्सपियर ने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दिया था अपनी वसीयत में। हालांकि वो 1/3 प्रॉपर्टी की अपने आप से ही मालकिन बनी क्योंकि उनके डेथ के बाद, लेकिन वो अपने से उन्होंने अलग से कुछ नहीं दिया था उनको। इस तरह से स्टोरीज प्रचलित हैं। ये सारे क्रिटिक्स का व्यू है जिन्होंने रिसर्च करके ये सारी जानकारी हासिल की है। अब फैसिनेशन फॉर डेथ की बात करते हैं तो शेक्सपियर की जो लाइफ में एक फैसिनेशन फॉर डेथ था। हमेशा वो डेथ के बारे में ज़रूर बात करते थे। एक तरह से मिस्ट्री को, डेथ की मिस्ट्री को समझने का प्रयास करते थे वो, मौत के प्रति सम्मोहन को। और मौत के प्रति सम्मोहन की जो झलक है शेक्सपियर के प्लेस में लगातार मिलती है। रोमियो और जूलियट का मकबरा, चार्ल हाउस की हड्डियाँ और हैमलेट का कब्रिस्तान, इस तरह से अब शेक्सपियर का जो डरावना जो एक तरह से ये था, डर था, वो रियलाइज़ होने वाला था, सच होने वाला था। 1596 की गर्मियों में स्ट्रेटफोर्ड के गांव में उनके शेक्सपियर के घर में मातम पसरा था। शेक्सपियर के 11 साल के इकलौते बेटे हैमलेट की डेथ हो गई थी और कहा जाता है कि शायद उनकी जो डेथ है वो ब्यूबैनिक प्लेग की वजह से हुई थी। उन दिनों जो बच्चे थे, बहुत इंग्लैंड में लगभग 10 साल तक के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा 1/3 बच्चे मर जाते थे क्योंकि प्लेग की महामारी थी। शेक्सपियर जब पैदा हुए थे उस समय भी प्लेग बहुत छाया हुआ था, इस तरह से। तो एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ा लॉस था जो शेक्सपियर को मिला था, एक झटका, जो उससे बड़ा झटका उनको किसी दूसरे को मिल नहीं सकता, ऐसा उनको मिला। उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। और अब उसके बाद उनके बच्चे का नाम था हैमनेट फिलियस विलियम शेक्सपियर। तो पूरा नाम था हैमनेट फिलियस विलियम शेक्सपियर। और हैमनेट के डेथ के कुछ सालों बाद शेक्सपियर ने अपना फेमस ट्रेजेडी हैमलेट लिखा। तो सिगमंड फ्रॉइड और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि उनके बेटे हैमलेट का इम्पैक्ट और उनका प्रभाव उनके प्लेस हैमलेट में दिखाई देता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनको अपने प्लेस में हैमलेट से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, जैसे किसी बच्चे की तरह वो अटैचमेंट था उनको हैमलेट की तरफ, उस प्ले की तरफ। बच्चा तो उनका रह नहीं गया था। इसको बहुत ज़्यादा उनको गहरी पीड़ा थी इस बात की। 1595 के अंत आते आते शेक्सपियर गहराई से भरे प्लेस लिखने लग गए थे। और क्योंकि उनको लाइफ के कड़वे अनुभव मिलने लग गए थे, लाइफ की बिटर सच्चाई समझ आने लग गई थी। कोई कितना भी बड़ा ड्रामेटिस्ट क्यों ना हो जाए, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, डेथ के सामने और फॉर्च्यून के सामने, फेट के सामने सब कुछ निसहाय है, कहना चाहिए, कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस होते हैं। तो ऐसा उनको अनुभव होने लग गया था। और उनका जो ये सारे एक्सपीरियंस उनके प्लेस में भी नज़र आने लग गए थे। और उनका जो थर्ड फेज था, जो प्लेस का एकदम एक से एक फिर ट्रेजेडी से लिखते थे फिर वो, कि हैमलेट हो गया और किंग लियर, मैकबेथ, इस तरह से ग्रेट ट्रेजेडीज उन्होंने लिख डाली। अब जो उनका ग्लोब थिएटर था वो बन के तैयार हो चुका था। वहाँ प्ले परफॉर्म हो रहा था, शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर परफॉर्म हो रहा था। और इस ग्लोब थिएटर में 1613 में शेक्सपियर का ही ड्रामा एक हेनरी VIII का परफॉर्मेंस जब चल रहा था, तब वो जब प्ले चल रहा था हेनरी VIII का, तो भयानक आग लग गई इस थिएटर में, ग्लोब थिएटर में, जो कि नया बन के तैयार हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि शेक्सपियर और जो ड्रामा के जो और ड्रामा कंपनी के जो मेंबर्स थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा इस बात से। शेक्सपियर को तो खूब मेंटल शॉक भी लगा इस मतलब
आग की वजह से, और एक तरह से उनका जो ड्रामा का जो करियर था बहुत ज़्यादा झटके खाने लग गया। अब इसके बाद एक तरह से एंडिंग की तरफ उनका जाने लग गया करियर। हालाँकि 1614 में ग्लोब थिएटर को फिर से बना दिया गया था फिर से, लेकिन इसमें शामिल नहीं हुए थे, शेक्सपियर शामिल नहीं हुए थे। तो इस तरह से जो उनकी लाइफ थी सिर्फ बेड ऑफ रोजेस ही नहीं थी, सिर्फ अच्छा-अच्छा ही नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत कुछ बुरा भी हो रहा था उनकी लाइफ में, और घरेलू ट्रेजेडीज़ ने उनको घेर लिया था। और जो जो ड्रामा करियर इस वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा था, शिकार हो रहा था। और पहले उनके बेटे हैमलेट की डेथ हो जाती है 11 साल की उम्र में, फिर उनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद लंदन में एक्टिंग कर रहे हैं उनके छोटे भाई एडमंड की मौत हो गई। फिर 1610 में उनकी माँ की भी मौत हो गई। इस तरह से मौत का सिलसिला ही चल रहा था, और इन मौत के थपेड़ों से उनको तोड़ के रख दिया था शेक्सपियर को। और 1610 में शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में आ गए थे। एक पीसफुल और रिटायर्ड लाइफ वो जीना चाह रहे थे, वो कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाह रहे थे, और वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में आ गए थे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मिस्ट्री के, कहा जाता है कि उनकी जो पूरी लाइफ मिस्ट्री से घिरी हुई थी, और उनका जो डेथ है वो भी मिस्टीरियस था, ऐसा कहा जाता है। इंटरनेट के जो सोर्सेस हैं कहते हैं कि शेक्सपियर अपने फ्रेंड्स बेन जॉनसन और मिशेल ड्रेटन के साथ ड्रिंकिंग कर रहे थे, हैवी ड्रिंकिंग कर रहे थे वो, और इस वजह से वो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के बाद कुछ 1 ही 2 दिन बाद अपने बर्थडे के दिन ही वो उनकी डेथ हो गई, और उनका बर्थडे का डेट था 23 अप्रैल। इस दिन उनकी डेथ हो गई, और उस समय वो 52 ईयर्स के एज के थे। तो शेक्सपियर को 25 अप्रैल को 1616 में दफनाया गया। उन दिनों लाश को दफनाया जाता था, जब लाश को 2 दिन के बाद दफनाया जाता था उन दिनों, तो इसलिए उनको 25 अप्रैल को दफनाया गया। इसलिए ये माना जाता है कि उनकी जो डेथ हुई होगी वो 23 अप्रैल को हुई होगी। इस तरह से एजम्पशंस है, कंजेक्चर्स है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जो बरियल का डेट है वो है 25 अप्रैल। तो शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे, और फिर वहीं उनकी डेथ भी हो गई, और फिर उनके जो उसी चर्च में उनको दफनाया गया जहां उनका बैप्टाइजेशन हुआ था, होली ट्रिनिटी चर्च में। इस तरह से और आगे हम बढ़ते हैं। फिर उन्होंने एपिटाफ लिखा, अपना एपिटाफ पहले से ही लिख लिए थे, वो अपने डेथ के पहले एपिटाफ लिख लेते। एपिटाफ वो चीज़ होता है जो कब्र के ऊपर में लिखा जाता है, कब्र ग्रेव के ऊपर लिखी जाती है, और उसमें शॉर्ट लाइन रहता है, उसमें कुछ जो मृतक के मेमोरी को याद करते हुए या फिर उसके सम्मान में कुछ लिखा जाता है। तो उन्होंने खुद ही अपना लिख लिया था। तो उन्होंने क्या लिखा था, देखिए सामने आपके स्क्रीन पे, ये है शेक्सपियर का ग्रेव, ओरिजिनल ग्रेव है, उनकी जो कब्र है, ये है कब्र उनकी शेक्सपियर की जो चर्च में है, और ये है उनका एपिटाफ जो लिखा गया था। तो उन्होंने शेक्सपियर ने, ये जो लैंग्वेज है ये है पुरानी इंग्लिश की लैंग्वेज है, तो इसको बाद में इसको ओरिजिनल अभी के इंग्लिश में लिखा गया है, वो है ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दिस स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन्स। तुम्हें जीसस का वास्ता, यहाँ की मिट्टी को मत हटाना, मत खोदना। जीसस उसे ब्लेस करे, उसे आशीर्वाद दे, जो इस स्टोन को वहीं रहने दे, बख्श दे, और जो मेरी बोन्स को यहाँ से हटा दे उसके ऊपर जीसस का कहर टूट पड़े, वो अभिशप्त हो जाए, वो कर्स्ड हो जाए, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब ये जो एपिटाफ है, इंटरनेट सोर्सेस कहते हैं कि शेक्सपियर की जो कब्र है वो अभिशप्त है, वो शापित है। तो शेक्सपियर को तो ये तो मालूम था कि वो इतने बड़े फिगर थे और उनको चर्च में दफनाया जाएगा और उनकी जो कब्र है बहुत सुरक्षित रहेगी, लेकिन फिर भी उनको डर था कि उस समय क्या था, रिलिक्स हंटर चलते थे। मतलब रिलिक मतलब जो कि कुछ लोग कब्र खोद के हड्डियाँ चुरा लेते थे और उसको बेच देते थे इस तरह से। तो इस वजह से उनको डर था, इसलिए उन्होंने ये एपिटाफ लिखा था कहते हैं, और ताकि वो कब्र से उनकी कोई हड्डियाँ ना चुरा ले। तो इस तरह से ऐसा हुआ था कि इसके कर्ज को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया गया था कि 2008 में जब इस चर्च का जीर्णोद्धार किया गया, जब रेनोवेशन किया गया इस होली ट्रिनिटी चर्च का, तो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो भी डरे हुए थे कहीं कर्ज हम ही को लग ना जाए करके। तो बहुत ही सेफली काम किए, हड्डी को इधर उधर नहीं किए, शेक्सपियर की हड्डियों को नहीं हटाए,
इस तरह से, और कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग तो ऐसे थे जिन लोग को कोई चीज़ उनको जिनको छोड़ नहीं सकता, जिनको डरा नहीं सकता, तो ऐसे लोगों ने उनकी हड्डियाँ चुरा ली और स्कल चुरा लिया, उसको उनकी खोपड़ी को चुरा लिया। तो इस तरह से कहा जाता है कि जब बाद में उनके ग्रेव का, उनके जो कब्र का रडार इमेज लिया गया, तो वहाँ पर उनकी जो हड्डी, जो स्कल थी, उनकी जो खोपड़ी है, मिसिंग पाई गई है। ये सारे इंटरनेट सोर्सेस में है, ये मैं नहीं कह सकती कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि मैं नेट सोर्सेस में जो लिखा है उसी को यहाँ पर बता रही हूँ आपको मैं। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब शेक्सपियर के जीनियस की बात करते हैं, उनके वर्क की बात करते हैं। तो शेक्सपियर की जीनियस की बात की जाए तो उनकी तुलना में अगर कंटेम्पररी राइटर से तुलना की जाए तो तुलना नहीं बनती है, क्योंकि शेक्सपियर हायर एजुकेशन नहीं लिए थे और बाकी जो उनके जो समकालीन जो थे वो कंटेम्पररीज थे, काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे और यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और शेक्सपियर तो जो पढ़े थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ से ही पढ़े थे। तो उनकी जो लर्निंग थी और उनकी जो ड्रामेटिक क्राफ्ट थी किसी ट्रेंड इंसान की नहीं थी, किसी स्कॉलर की नहीं थी। इनफैक्ट वो अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करते थे, नॉलेज गेन करते थे, लाइफ मटेरियल इकट्ठा करते थे और उनका जो एक्सपीरियंस था काफ़ी वाइड था, काफ़ी सतरंगी था, काफ़ी अतरंगी था और सबसे हटके था। इसलिए सबसे हटके वो ड्रामाटिस्ट बने। शेक्सपियर उनके जो एलिजाबेथन एज का भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जिस एज में वो थे उस एज को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। उस समय क्वीन एलिजाबेथ रानी थी, इसलिए उस एज को 16th सेंचुरी के थे वो, उसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा ही एज था वो। रेनेसां का उद्भार हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा था, इंग्लैंड एक इंटरनेशनल पावर हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को पढ़े थे और इनके स्क्रिप्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था और उनको अपने प्लेस में इस्तेमाल किया था, उनका इन्फ्लुएंस। यहाँ तक कि दूसरे लैंग्वेजेस का भी उनके में इन्फ्लुएंस नज़र आता है, क्योंकि उनको पढ़ने की भी बहुत आदत थी। वो पढ़ते थे, पढ़ के इंस्पायर्ड होते थे, अपने में यूज़ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सेम टू सेम कॉपी कर दिए, अपना इनोवेशन करते थे और एक नयापन लाते थे वो। और वो अपने आप को हमेशा करंट अफेयर से अपडेट रखते थे, करंट नॉलेज से अपडेट रखते थे, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। ये सारी जो राय है क्रिटिक्स की है। और हम इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि जो इम्पैक्ट एलिजाबेथन एज का शेक्सपियर के ऊपर पड़ा है, वो मतलब उनके एज ने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। कुछ हद तक तो वो जो उनके विचार थे वो एज से भी परे थे, एज से भी आगे थे, लेकिन कुछ हद तक वो अपने एज के हिसाब से ही उनका जो विचार थे वो जैसा उनके एज का था वैसे उनका था। तो विलियम शेक्सपियर क्वीन एलिजाबेथ के ग्लोरियस एज में थे और बाद में जब किंग जेम्स फर्स्ट आए तो उस समय भी जो ड्रामा में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था और उनकी जो कंपनी थी उनको संरक्षण मिला हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया था कि लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी बन गई थी, किंग्स मैन। तो एलिजाबेथन एज जो था वो बहुत पावरफुल एज था। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा ग्लोबल पावर बन रहा था उस समय और भारत भी इंग्लैंड का ही गुलाम था, जैसे कि आप जानते हैं। और वो रेनेसां का एज था, ह्यूमनिज्म का विस्तार हो रहा था, ह्यूमन बीइंग की लर्निंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस, आइडियाज़ और आर्ट और लिटरेचर ये सब आगे बढ़ रहे थे। हर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा था और इसी शांति के काल में ही क्या होता है कि लिटरेचर फलता फूलता है। अदरवाइज़ जहाँ पर लड़ाई होते रहे, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होते रहे, वो अशांति, वहाँ पे कभी भी लिटरेचर आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ पे उन्नति हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बात है यहाँ पर। तो इस इंग्लैंड का, इस चार्ज एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पहले से ही चार्ज थे ही वो पहले से ही, लेकिन वो एज से और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज हो गए वो, और वो एक्स्ट्रा चार्ज होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामाटिस्ट बन गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर बन गए। तो इन सभी का कलेक्टिवली प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। पर ये कहना डिफ़िकल्ट होगा कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसने शेक्सपियर को लेजेंड बना दिया। एक क्या पर्टिकुलर चीज़ थी जिसकी वजह से वो ऐसे राइटर बन गए जिसकी तुलना मतलब किसी से नहीं की जा सकती, एकदम लेजेंड बन गए वो। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में अपने प्लेस को पब्लिश होते नहीं देखा, वो पब्लिश नहीं कर पाए थे अपने प्लेस को। अक्सर कहा जाता है कि जो प्लेस लिखने के बाद जब उन लोग ड्रामा कंपनी को दे देते थे तो वो जो प्लेस है वो ड्रामा कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाती थी, फिर वो प्लेस राइटर की नहीं हो जाती थी, वो फिर वो ड्रामा कंपनी की हो जाती थी और उनको पब्लिश करने का अधिकार नहीं होता था, ऐसा कहा जाता है। और
ये भी कहा जाता है क्रिटिक्स के ज़रिए कि जो जब इतने अच्छे वो परफॉर्मेंस दे रहे थे और उन्होंने लेकिन प्लेस को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि उस समय प्लेस जो पब्लिश कराने में रिस्क था, पायरेसी का रिस्क था और ड्रामा का जो फील्ड था बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का दौर था, गला काट प्रतिस्पर्धा थी उस समय। और तो हमेशा जो राइटर्स को ये डर रहता था कि उनकी प्लेस को कोई चुरा ना ले, उसके स्क्रिप्ट को कोई चुरा ना ले, तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस देते थे, उसको परफॉर्म डायरेक्ट करते थे ताकि कोई दूसरा ना चुरा ले, और इसलिए पब्लिशिंग नहीं करते थे अपने स्क्रिप्ट का, अपने प्लेस का, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से तो उनका सारा का सारा ध्यान था, शेक्सपियर का ध्यान जो थिएटर में ही था। और एक और रीज़न दिया जाता है इस पब्लिश नहीं कराने का, वो है कि वो शेक्सपियर काफ़ी बिजी थे, तो उनको पब्लिश कराने का टाइम ही नहीं था, इस तरह से भी कहा जाता है। तो इस तरह से उनका पूरा ध्यान और पूरा फोकस था प्लेस को परफॉर्म कराने में, प्लेस को लिखने में। अब तो हमको उनके जो प्लेस थे कैसे मिले, हाउ वी एक्सेस इस प्लेस, तो उनके जो प्लेस है हमको इस तरह से मिले कि जो उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो उनको काफ़ी चाहते थे, और ये देखिए, तो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने आपस में उनके प्लेस को कलेक्ट किया और आगे चल के पब्लिश कराया, उसको फर्स्ट फोलियो नाम से पब्लिश कराया। फोलियो एक बुक की साइज़ होती थी। उसके पहले जो उनके प्लेस थे, कुछ प्ले पब्लिश हुए थे, वो क्वार्टर फॉर्म में पब्लिश हुए थे। क्वार्टर यानी छोटी बुक के फॉर्म में पब्लिश हुए थे, लेकिन बाद में थोड़ी लंबी बुक के फॉर्म में पब्लिश हुए, फर्स्ट फोलियो करके। ये है फर्स्ट फोलियो का पिक्चर, आप स्क्रीन में देखिए, ये स्क्रीन में है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है फर्स्ट फोलियो, मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। तो ये था उनका फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था। और ये जो पोर्ट्रेट है, इसे पोर्ट्रेट को बोलते हैं ड्रॉशॉट पोर्ट्रेट कहते हैं। ये ड्रॉशॉट ने बनाया था, पेंटर ने बनाया था। ये सबसे ज़्यादा करीब इस पिक्चर को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, शेक्सपियर का पिक्चर, उनका जो पोर्ट्रेट है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि उनके दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसको पब्लिश कराया। तो शेक्सपियर के चाहने वालों के लिए, स्कॉलर्स के लिए जो फोलियो था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसे अब तक की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बुक मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि बाइबल के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई कोट करते हैं, किसी का कोटेशन इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है शेक्सपियर का ही कोट्स। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही कोटेशन यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास उनके प्लेस को एक्सेस करने का कोई और साधन नहीं था। बस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टाइम लंदन में सबका परफॉर्मेंस हुआ था, अदरवाइज़ हमको प्लेस जो थे, उनके पूरे जो प्लेस थे, वो इन्हीं के ज़रिए मिले हैं, इन फर्स्ट फोलियो के ज़रिए मिले हैं। तो जो उनके दोस्त थे वो थे जॉन हेमिंज और हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंज और हेनरी कॉन्डेल ने इनको इकट्ठा किया था, इनके प्लेस को, और उनको फोलियोज़ के फॉर्म में और एक ये इस तरह से पब्लिश कराया था। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, सेकंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आया था 1663 में, और फोर्थ फोलियो आया 1685 में। फोलियो जो है बुक की साइज़ है इस तरह से। तो जॉन हेमिंज और हेनरी कॉन्डेल जो थे, शेक्सपियर के बहुत अच्छे दोस्त थे, कलीग भी थे। उन्होंने उनके साथ काम करते थे, किंग्समैन कंपनी में एक्टर थे वो, और शेक्सपियर को काफ़ी करीब से जानते थे वो। तो शेक्सपियर को जानते थे और बहुत सारे प्लेस में उन्होंने एक्टिंग की थी उनके। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कलेक्ट किया और उनको पब्लिश किया, उनके प्लेस को, उनके डेथ के बाद। उनके डेथ के 7 साल के बाद ये पब्लिश हुआ है, उनका जो फोलियो था। और इसे डेडिकेट किया गया था विलियम हर्बर्ट को, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। अर्ल थे एक, उनको डेडिकेट किया गया था। और उनके एक ब्रदर थे फिलिप हर्बर्ट करके, वो भी अर्ल थे मोंटेगरी के, उसको डेडिकेट किया गया था, समर्पित किया गया था। इस तरह से उसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज करके। और इस फोलियो को इकट्ठा करने में, फोलियो को पब्लिश कराने में बेन जॉनसन ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। बेन जॉनसन किसी समय शेक्सपियर के बहुत ही बड़े राइवल थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, आलोचक थे सबसे बड़े कहना चाहिए। उन्होंने ही कहा था ना कि शेक्सपियर को ज़्यादा ना ग्रीक आती है, ना ज़्यादा लैटिन आती है, लेकिन बाद में वो अच्छे दोस्त बन गए थे। तो शेक्सपियर का ऐसा इफ़ेक्ट था कि वो दुश्मन भी दोस्त बन गया था। तो इस तरह से तो वो उन्होंने जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रशंसक बन गए थे वो, और उन्होंने अपने दोस्त को ट्रिब्यूट करते हुए पोयम लिखा था, इस डेडिकेशन में लिखा था। और उन्होंने लिखा था, जेंटल शेक्सपियर, स्वीट स्वाइन ऑफ एवन।
जेंटल शेक्सपियर स्वीट स्वैन ऑफ एवन, तो उन्होंने एवन का स्वीट स्वैन कहा है उनको। स्वैन मतलब हंस, एवन एक रिवर है जो उनके स्ट्रेटफोर्ड में बहती है, तो उन्होंने उनको स्वैन कहा है, हंस कहा है। एवन रिवर में बहुत ज़्यादा स्वैन पाए जाते हैं। और लिखा है उन्होंने, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। और उन्होंने लिखा है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं थे, सिर्फ एलिजाबेथन में पैदा हुए थे तो सिर्फ एलिजाबेथन एज के नहीं थे, बाकी आने वाले युगों युगों तक उनको पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा। तो ये है उनका। तो हम जैसे इतने सेंचुरी बाद आज भी हम उनको उसी ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उसी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो शेक्सपियर ने अपने 24 ईयर्स के कैरियर में, ड्रामेटिक कैरियर में 37 प्ले लिखे थे, 37 प्ले लिखे थे। और क्या लिखे थे उन्होंने, 154 सॉनेट्स लिखे थे। 37 प्ले आपको मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, 37 प्लेस और 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखे थे, ये देखिए। अब इसमें से 37 प्लेस में उनका 10 ट्रेजेडीज था, 10 जो प्लेस थे वो ट्रेजेडीज थे, 17 कॉमेडीज थे और 10 हिस्ट्री प्लेस थे, और 2 नरेटिव पोयम, 2 या 4 ऐसा कहा जाता है, वो मतलब पूरा वो परफेक्ट नहीं है। तो जो वीनस एंड एडोनिस जो है और रेप ऑफ द लुक्रेशिया जो है नरेटिव पोयम है, लॉन्ग, ये भी उन्होंने लिखे थे। और ऐसा कहा जाता है कुछ और भी प्लेस थे जो कि खो गए हैं, जो कि लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट प्लेस कहा जाता है उनको। कुछ इनकम्प्लीट प्लेस भी हैं और कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जिन्हें शेक्सपियर ने अपने दूसरे ड्रामाटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, साथ मिलकर लिखा था, जो कि पब्लिश नहीं हो पाए, कोई ड्राफ्ट नहीं हो पाया, इस तरह से कई प्लेस थे। तो ये मेजर प्लेस थे उनके। 31 और अदर प्लेस देखिए, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, द टेम्पेस्ट है, स्क्रीन में देखिए आप, हेनरी फोर्थ, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, इस तरह से, किंग जॉन एंड 31 अदर प्लेस। लिस्ट काफ़ी लंबी है। फिर उन्होंने सॉनेट्स भी लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं। तो इसमें कुछ सॉनेट्स का नाम है, देखिए। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे, वेन टू सेशन ऑफ अ स्वीट साइलेंट थॉट, full many a glorious morning have I seen, that time of year thou mightst smile behold, the dark lady, the fair youth, इस तरह से बहुत सारे, द राइवल पोएट, इस तरह से कई सॉनेट्स उन्होंने लिखे हैं। ये है तो जो उन्होंने सॉनेट्स लिखे हैं उन्होंने, और ये जो ग्रेट ट्रेजेडीज है, होल्ड में करके है, ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, एल फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ, इस तरह से। और ये हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, हेनरी ब्रिस्टले करके, जिनको उन्होंने डेडिकेट करते हुए सॉनेट्स लिखा है। तो उनके सॉनेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि सॉनेट्स को कहा जाता है, सॉनेट्स ये ऐसा विंडो है, ऐसी खिड़की है जिसके जरिए शेक्सपियर की लाइफ को थोड़ा सा झांका जा सकता है। तो उन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं। और सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन्स का लिरिकल और इमोशनल पोयम, ऐसी पोएट्री जो म्यूजिकल हो, थोड़ी इमोशनल हो, और वो 14 लाइन्स की होती थी। और इस तरह से तो उसमें शेक्सपियर जो थे, उन्होंने उनके डेथ के बाद इन सोनेट्स को रिकवर किया गया। मतलब उन्होंने, शेक्सपियर ने उनके सोनेट्स को भी पब्लिश नहीं कराया था, अपने एक डायरी में लिखे थे, बहुत ही पर्सनल मानते थे वो इस सोनेट्स को, लेकिन बाद में पब्लिश कराया गया। और इसका भी, ये भी बहुत पॉपुलर हुए अपने प्लेस के जैसे ही। और सोनेट 1 से लेके 126 तक के जो सोनेट्स को फेयर यूथ सोनेट कहा जाता है, द फेयर यूथ सोनेट। इन सोनेट का जो मूड है काफ़ी रोमांटिक है। शेक्सपियर ने यंग एज में इन्हें लिखा है, और इन सोनेट्स को डेडिकेट किया गया था मिस्टर WH को, जो सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा है। उन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कहा जाता है, और उन्हें हेनरी विस्ले उनका नाम था, और वो साउथहैम्पटन के अर्ल थे, और उनको मिस्टर WH भी कहा जाता है। तो इनको डेडिकेट करते हुए उन्होंने लिखा था। इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी, और ये स्पिरिचुअल लव था इनके प्रति इनको। और ये सोनेट्स बहुत पॉपुलर हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सोनेट का जो सीरीज़ था वो था 127 से लेके 152 तक का जो सोनेट। ये जो सोनेट है उसको द डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है। ये है डार्क लेडी, देखिए आपको बता रही हूँ, इसकी स्क्रीन में आप देखिए, इनको डार्क लेडी कहा जाता है। डार्क तो नहीं दिख रही हैं ये, देखिए इनको डार्क लेडी कहा जाता है। इसके बारे में भी कई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज है कि मतलब डार्क लेडी कौन है।
तो इंटरनेट सोर्सेस से हमको ये पता चला है डार्क लेडी कौन थी, ये मैरी फिटन थी। मैरी फिटन एक इटालियन डांसर थी जो कि क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में, उनके दरबार में डांस किया करती थी और शेक्सपियर उनको बहुत लाइक करते थे। और यहाँ तक कि जो मिस्टर WH उनके पैटर्न थे ना, वो भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो एक तरह से लव ट्रायंगल था तीनों के बीच में। तो उन्होंने इस लव ट्रायंगल के बारे में भी सोनेट्स लिखे हैं। और इस तरह से कहना चाहिए यही वो चीज़ें हैं, सोनेट्स जो हैं, जो थोड़ी सी पर्सनल लाइफ को बताती हैं शेक्सपियर के बारे में। तो ये जो डार्क लेडी सोनेट है, ऐसा कहा जाता है डार्क लेडी जो थी वो डार्क कलर की नहीं थी, लेकिन वो उनका जो हेयर था वो ब्लैक था, कर्ली था और स्किन थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए उनको डार्क लेडी कहा गया। और तो ये जो डार्क लेडी का जो सोनेट है काफ़ी ऑब्सेसिव लव को बयां करता है, जुनूनी लव है। इस तरह से सोनेट्स में इसमें जो मूड है काफ़ी रोमांटिक मूड है। और उसके बाद उन्होंने 2 और सोनेट लिखे हैं, वो 153 सोनेट, 150 सोनेट नंबर 153 एंड 154 जो सोनेट है उसको कहा गया है ग्रीक सोनेट। उन्होंने इसमें क्यूपिड के बारे में लिखा है। क्यूपिड एक ग्रीक गॉड है जो लव का गॉड है, तो उसको उसके बारे में लिखा है। तो इस तरह से इनके सोनेट्स हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगी ये सारी जानकारी। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी जानकारी जो दूंगी एकदम डिटेल में। ये है शेक्सपियर इन लव मूवी है जो शेक्सपियर के ऊपर बनाई गई है। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मूवीज़ बनी हैं शेक्सपियर के ऊपर, जैसे कि उनका जो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स करके मूवी है, सॉरी कॉमेडी ऑफ एरर्स करके एक उनका ड्रामा है, उसके ऊपर बनी है पुरानी मूवी अंगूर करके, उसमें संजीव कुमार ने रोल किया है। और विशाल भारद्वाज ने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर। मैकबेथ के ऊपर मकबूल बनाई हैं और हैमलेट के ऊपर हैदर बनाई हैं। इस तरह से कई मूवीज़ बनी हैं और बहुत ही पॉपुलर हुई हैं। और ओमकारा बनाई है, ओथेलो के ऊपर ओमकारा बनाई है, तो बहुत काफ़ी पॉपुलर है। तो उनकी मूवी अडेप्टेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो इस तरह से उनके जो मूवीज़ के बाद बात करें हम, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें उनके ड्रामेटिक कैरियर के बारे में, उनके 4 फेजेस ऑफ ड्रामेटिक कैरियर के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। सो मुझे पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।